नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर। सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर ये अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल यानी 2 दिनों तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। 17 जून यानी कल दोपहर 3 बजे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनका संवाद होगा। आज ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे जहां कोरोना की रफ्तार या तो धीमी है या कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो बहुत बेहतर है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शुमार है। छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब हो गया, असम, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, ऐसे कई राज्य आज की चर्चा में शामिल होंगे। और कल 17 जून को उन मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होगी जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। कल वो चर्चा करेंगे, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, इसके अलावा कुछ और राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से वो बातचीत करेंगे। प्रदेश की सियासत की बात, बमौरी और मुंगावली विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मात देने की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस चुनाव जीतने की रणनीति बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक को ले रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस के नेता और विधानसभा के प्रभारी शामिल होंगे। तो कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति बना रही है। कल ग्वालियर और उससे जुड़ी जो विधानसभा सीटें थीं उन पर फोकस रहा। आज बमौरी और मुंगावली विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस की बैठक होनी है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मात देने की रणनीति बनाई जाएगी। कमलनाथ की अगुवाई में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के नेता और विधानसभा के प्रभारी जिन्हें जिम्मेदारी मिली है उस विधानसभा की वो शामिल होंगे। तो उपचुनाव को लेकर 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई हैं और बैठकों के दौर भी लगातार चल रहे हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी विस्तार से, कितने बजे बैठक होगी, किस रणनीति पर सबसे ज्यादा ध्यान? देखिए, कांग्रेस हर दिन हर एक विधानसभा सीट को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हर दिन बैठक करते हैं और इसी के तहत आज मुंगावली और बमौरी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर बैठक होगी। और ये दोनों इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस बार बीजेपी की तरफ से दावेदार होंगे। तो बमौरी सीट पर किस तरह की रणनीति बने, किस तरीके से महेंद्र सिंह सिसोदिया को मात कांग्रेस पार्टी दे सकती है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और दूसरी जो अहम सीट है मुंगावली, उसको लेकर भी आज रणनीति तय होगी। विजय सिंह यादव वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं और उसी के तहत क्या रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगभग ये तय है कि कौन इस बार उपचुनाव के मैदान में उतरेगा, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर कौन से प्रत्याशी उसके इस बार उपचुनाव में चेहरा होंगे। तो एक तरफ पार्टी सर्वे जरूर करा रही है, लेकिन निचले स्तर पर संगठन को किस तरीके से खड़ा किया जाए, किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाई जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बैठक हो रही है। और उसी के तहत आज भी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है कमलनाथ वो बैठक करेंगे और इसमें पूर्व मंत्री सचिन यादव, जिनको मुंगावली का प्रभारी बनाया है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अशोकनगर जिले के भी स्थानीय कार्यकर्ता और पार्टी नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सर्वे भले ही हुए हैं, चेहरों को लेकर साफ नहीं है, पार्टी के फैसले अभी साफ नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी में बनिस्पत कांग्रेस स्थितियां ज्यादा साफ चल रही हैं। तो चलिए अब बीजेपी का ही जिक्र कर लिया जाए। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तेज हो चुकी है। सीएम शिवराज आज दोपहर
को बीजेपी के दफ्तर जाने वाले हैं। बदनावर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वो बीजेपी में शामिल कराएंगे। दोपहर 3:30 बजे मंत्रियों के साथ कैबिनेट की चर्चा भी है। शाम 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक है। शाम 5 बजे आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होनी है। तो बीजेपी भी उपचुनाव को लेकर लगातार मेहनत कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बदनावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत। और दोपहर तकरीबन 3:30 बजे मंत्रियों के साथ उनकी चर्चा है, कैबिनेट की चर्चा। शाम 4 बजे वो रोजाना कोरोना की स्थितियों को लेकर अपडेट लेते हैं, अफसरों से बातचीत करते हैं। शाम 5 बजे आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी वो शामिल होंगे। और रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं, ऐसा झूठ बोलने वाला कभी नहीं देखा। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस मामले में दिग्विजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। सोमवार का दिन रायसेन के लिए अहम रहा। दिग्विजय सिंह एक निजी कार्यक्रम के लिए रायसेन पहुंचे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। खुद को आरोपी बनाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई पेश की और खुद को पाक साफ बताया। बात यह है कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, जमीन पे भी लड़ता हूँ, संसद में भी लड़ता रहा और सरकार में था तब भी लड़ता रहा। और उससे भाजपा और संघ मेरे खिलाफ अनर्गल बातें करती रहती है, तो वो लड़ाई मेरी उनसे है। तो ये सब जो अफवाह फैलाते हैं आप लोगों के माध्यम से, ये उसका मूल कारण है। मैं सरकार कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं कि विरोधी हूं? भारतीय जनता पार्टी में जाने के पहले सिंधिया जी से मेरे चर्चा होती रहती थी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने वायरल वीडियो मामले पर कहा कि दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं, ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं, ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। मेरी पत्रकार वार्ता थी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, और तब मैंने उस शराब नीति का विरोध किया था। कांग्रेस इस पूरे मामले पर हमलावर है, तो बीजेपी भी दिग्विजय सिंह को झूठा साबित करने में जुटी है। ये सब उपचुनाव की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, जिसे फतह करने के लिए दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। देवराज दुबे, न्यूज़ 18 रायसेन। इधर राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने बाकायदा उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया है। अस्पताल ने लालजी टंडन की हालत को गंभीर बताया है। अस्पताल के निदेशक राकेश कपूर ने हालत गंभीर बताई है। राज्यपाल को इलेक्टिव वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल में लिवर में दिक्कत पर सीटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया और इस प्रोसीजर के बाद पेट में रक्तस्राव बढ़ गया और इसी के चलते इमरजेंसी ऑपरेशन भी उनका एक और करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। राज्यपाल को फेफड़े, किडनी और लिवर की दिक्कत है। राज्यपाल लालजी टंडन का डायलिसिस भी लगातार किया जा रहा है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की एक टीम है जिनकी निगरानी में उनका उपचार लगातार चल रहा है। 11 जून की सुबह स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें भर्ती करवाया गया था मेदांता अस्पताल में। सहयोगी अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या कुछ अपडेट राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य को लेकर? मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था मेदांता की तरफ से 8 बजे। उम्मीद की जा रही है कि आज दिन में भी एक मेडिकल बुलेटिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के आएगा, लेकिन अभी तक जो हमारी मेदांता के निदेशक से बात हुई है उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। यानी कि जो मेडिकल बुलेटिन शाम का था जिसमें साफ तौर से लिखा गया था कि उनकी स्थिति अभी भी गंभीर है मगर नियंत्रण में है।
तो उसी तरह के हालात अभी भी बने हुए हैं। वेंटिलेटर पर ही लालजी टंडन फिलहाल हैं और जो उनको मौजूदा वक्त में जो है दिक्कत है उसमें न सिर्फ फेफड़ा बल्कि किडनी और लीवर, हालांकि ऑपरेशन जो ऑपरेट किया था विशेषज्ञों की टीम ने वो लीवर का ऑपरेशन किया था, लेकिन उनको किडनी और फेफड़े में भी लगातार दिक्कत बनी हुई है। किडनी में दिक्कत की वजह से ही उनको लगातार डायलिसिस भी दिया जा रहा है। जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं तमाम चिकित्सक, उन लोगों की टीम भी वहाँ मौजूद है, क्रिटिकल केयर यूनिट की टीम, इसके बाद लीवर और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम बना दी गई है 8 डॉक्टरों की। वो तमाम लोग उनकी सेहत पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन जो हालात कल थे, यानी कल जो इसकी गंभीर हुई थी, हालात इसी तरह के बने हैं, अभी उससे बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। निदेशक जो मेदांता है राकेश कपूर, उन्होंने कहा है कि 2 बजे के लगभग एक बार फिर से उनके स्वास्थ्य पे अपडेट जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बात को आप मान के चलिए कि अभी अगले 24 से 48 घंटे उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अहम होंगे। उनकी सेहत के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम होंगे, 24 से 48। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में बसेज शुरू नहीं होंगी और स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान ये फिलहाल बंद रहेंगे। ये फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने अनलॉक 1 पर अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा अगर मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को जो जोड़ती हैं वो भी 30 जून तक बंद रहेंगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में यात्री बसें चलेंगी जरूर पर 50% यात्री क्षमता के साथ, यानी 100 सीटर गाड़ी में सिर्फ 50 मुसाफिर होंगे। इंदौर, उज्जैन में दुकानें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव पर खोली जाएंगी। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध पहले की तरह लगातार जारी रहेगा। अन्य राज्यों का आवागमन नहीं रहेगा। राज्य के अंदर की बसों में इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अब पूरी कैपेसिटी से बसें चलाई जा सकती हैं। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में आधी बस भरी, मतलब 1 सीट और 1 खाली, जो क्रम है पूर्व निर्धारित गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही चलेंगी। भोपाल नगर निगम क्षेत्र की दुकानें सप्ताह में 2 दिन और इंदौर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, अब कलेक्टरों को यह अधिकार दिया है कि उनसे बातचीत करके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठ करके दुकानों की सामान्य स्थिति के बारे में अब वो निर्णय ले सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं 30 जून तक, अभी आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। और सफाई कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी है। कर्मियों की समूह बीमा योजना का लाभ स्तर दोगुना कर दिया गया है, यानी जो 1 जुलाई से सामान्य मृत्यु पर 1 लाख और दुर्घटना जनित मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ, इस पर 2 लाख की बीमा राशि होगी। 16,000 से ज्यादा लोगों को इस योजना से फायदा मिलेगा। अभी सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु पर सिर्फ 50,000 रुपए मिलते हैं, अब ये दोगुनी कर दी गई है। बीमा राशि दुर्घटना जनित मृत्यु पर, एक्सीडेंटल डेथ पर 1 लाख की राशि अब तक थी, इसे अब बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तो सफाई कर्मी जो हैं 16,000 से ज्यादा, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। और मध्य प्रदेश ने बनाया है एक और रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। देश में अब तक की सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम। मध्य प्रदेश ने अब तक खरीदा है 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं। 22,000 करोड़ का भुगतान भी बाकायदा किसानों को कर दिया गया। गेहूं खरीदी में देश में इस बार अव्वल है मध्य प्रदेश। आज तक गेहूं की खरीदी 1,29,28,000 हो गई। जी, आज तक के इतिहास में कभी भी हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इतनी गेहूं की खरीद नहीं की। पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑल टाइम और रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी के अंदर अभी तक के हिंदुस्तान का बना दिया है।
22,000 करोड़ का पेमेंट किसानों को 14,58,000 किसानों 88,000 किसानों को किया है। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नदी में डूबे 4 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल के नदी में नहाने के दौरान ये बच्चे डूब गए थे। गोताखोरों की टीम ने 4 शवों को निकाल लिया है। कल देर शाम ये बच्चे नदी में डूबे थे और इनके शव बरामद हुए हैं। छतरपुर से इस वक्त बड़ी खबर बता दें आपको कि नदी में नहाने के लिए बच्चे पहुंचे हुए थे और उस दौरान ये डूब गए थे। गोताखोर लगातार इनकी तलाश कर रहे थे और अब इनके शव मिले हैं। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नदी में डूबे 4 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी। बता दूं, जो पूरा मामला ये बंकिया थाना क्षेत्र के केन नदी के पास था, जहां पर जो करीब 5 बच्चे कल नहाने गए हुए थे और जिसमें से 4 बच्चे जो वहाँ पर केन नदी में डूब गए और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ था। लगातार जो पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुंचा था और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन रात होने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। आज सुबह तड़के ही जो जिले से जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी उसने रेस्क्यू करते हुए 4 जो है बच्चों के 4 शवों को रेस्क्यू करके बरामद कर लिया है। पूरी घटना से पूरे क्षेत्र में जो है मातम का माहौल बना हुआ है। जी ललित, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुनील जानकारी दे रहे थे। जाहिरा तौर पर 4 बच्चे जिस इलाके के इस दुर्घटना के शिकार हुए, मातम वहां पसरा हुआ है। खबर सूरजपुर से, बीजेपी के नेता शिवचरण काशी का शव बरामद हुआ है। 3 दिन पहले शिवचरण काशी लापता हो गए थे। अब इनका शव बरामद किया गया है। चांदनी इलाके के जंगल में इनका शव मिला है। गोली मारकर हत्या की आशंका प्रथम दृष्टया नजर आती है। पुलिस हालांकि इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिहारपुर इलाके के बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे काशी और 3 दिन पहले ये लापता हो गए थे और अब इनका शव बरामद हुआ है। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन पहले लापता बीजेपी के स्थानीय नेता शिवचरण काशी का शव बरामद कर लिया गया है। 3 दिन पहले ये लापता हुए थे और चांदनी इलाके के जंगल में इनका शव मिला है। शुरुआती तौर पर ऐसा नजर आता है कि गोली मारकर इनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस की पड़ताल जारी है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बिहारपुर इलाका लगता है बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे शिवचरण काशी और 3 दिन पहले ये लापता हो गए थे। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता शिवचरण काशी का शव बरामद किया गया है। 3 दिन पहले जो शिवचरण काशी हैं वो लापता हो गए थे। लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस को भी दी थी और अब उनका शव बरामद हुआ है। चांदनी इलाके के जंगल से सटा हुआ जो जंगल है वहां पर उनका शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया प्राइम ऑफिस ये नजर आ रहा है कि गोली मारकर संभवतया हत्या की गई है शिवचरण काशी की। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस की पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये क्या मामला है। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, पूरी जानकारी। ललित, शनिवार देर शाम से ही ये भाजपा नेता जो है बिहारपुर क्षेत्र किसान मोर्चा भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे और शनिवार देर शाम से ही लापता थे और इनके जो बेटे हैं उन्होंने स्थानीय बिहारपुर थाने में शिकायत किया था कि इनके पिता पर गोली चलाई गई है, गोली की आवाज सुनी गई है और उनकी हत्या कर कहीं पर लाश को ले जाया गया है। तो उसके बाद से ही रविवार से ही सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक समेत और पुलिस प्रभारियों की 3 टीमें बनाकर जांच में जुटी हुई थी लगातार पुलिस। वहीं आज लगभग 5 किलोमीटर दूर कथित घटना स्थल जो था वहां से 5 किलोमीटर दूर पर शव मिला है और जो अभी तक जो पुष्टि हुई है शव का सर जो धर है उसमें से सर भी अलग कटा हुआ है।
तो ऐसे में फिलहाल तो पुलिस ने पुष्टि किया है कि शव भाजपा नेता का ही है, लेकिन जो कुछ संदेहियों को जो पकड़ा गया वो जो बिहारपुर क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश सिंगरौली से सटा हुआ क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश सिंगरौली के भी कुछ संदेहियों को लाकर पूछताछ की जा रही है और ये जो पूरा जो आशंका भी व्यक्त की गई है कुछ जमीनी विवाद का लड़ाई झगड़ा का मामला है। तो फिलहाल तो अभी जो पुलिस की जांच टीम है वो संदेहियों से पूछताछ कर रही है और जब तक अधिकृत बयान जारी करने के बाद ही पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कांकेर से, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का मुख्य आरोपी फरार हो गया है और इस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंतागढ़ के सिकसोड़ थाना इलाके से ये सभी पकड़े गए थे। नक्सलियों को सामान सप्लाई करने का इन पर आरोप है। तो जो मुख्य आरोपी है वो फरार है और इस पर 10,000 का इनाम रखा गया है। मध्य प्रदेश में सामने आए हैं 24 नए कोरोना संक्रमण के मामले। अकेले इंदौर में ही कोरोना के 21 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा धार में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,957 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। रतलाम के जावरा में झाड़ फूक करने वाले 2 मौलवी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद दोनों की जो कांटेक्ट हिस्ट्री है वो तलाशी जा रही है। मौलाना के पास आने वाले लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। प्रशासन के लिए राहत भरी बात ये कि दोनों मौलवियों को कुछ दिन पहले ही क्वारंटाइन किया जा चुका था, जिससे ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने की संभावना नहीं है, ऐसा मानना है प्रशासन का। प्रशासन अब सभी झाड़ फूक करने वाले बाबाओं की कोरोना टेस्ट करने की कवायद में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत हो गई है। रायपुर एम्स में भर्ती एक मरीज की मौत हुई है। धमतरी जिले का यह रहने वाला था। हालांकि पहले से ही ये किडनी की बीमारी से ग्रस्त था और फिर कोविड-19 पॉजिटिव ये हो गया। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या, छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। अकेले 24 घंटे में 53 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मुंगेली में क्वारंटीन सेंटर में 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रवासी मजदूर की बच्ची की मौत कमजोरी और खून की कमी के चलते हुई है, ये शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है। मौत की वजह हालांकि जांच इसकी की जाएगी। कोरोना जांच के लिए भी सैंपल लिया गया है। शव को बिलासपुर ले जाया गया है। पथरिया इलाके के बावली क्वारंटाइन सेंटर का ये पूरा मामला है। और इस बुलेटिन में इतना ही।